नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, स्वागत है आपका एक बार फिर से एसके कोचिंग क्लासेज के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे। मैं विजेंद्र सिंह आज आपके लिए लाया हूँ एक बार फिर से कक्षा 10 का जो भूगोल है उसका पाठ संख्या 5 संसाधन का, उसके जो महत्वपूर्ण प्रश्न है उनका संकलन यहाँ किया गया है। बिना समय गंवाए जल्दी से देखते हैं इनके प्रश्नों को और देखते हैं पहला प्रश्न। निम्नलिखित में से कौन सा खनिज अपक्षयित पदार्थ व अवशिष्ट भार को त्यागता हुआ चट्टानों के अपघटन से बनता है? वो कौन सा खनिज है जो अपने भार को त्यागता हुआ चट्टानों के अपघटन से बनता है? ऑप्शन में है कोयला, बॉक्साइट, सोना और जस्ता। तो सही उत्तर होगा बच्चों बॉक्साइट। बॉक्साइट है जो बच्चों अपक्षित जो क्षरण है उसको त्यागता हुआ जमीन के अंदर जो चट्टान उनके अंदर पाया जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित चट्टानों में से किस चट्टान के स्तरों में खनिजों का निक्षेपण और संचयन होता है? वो कौन सी चट्टान है जिसके अंदर खनिजों का निक्षेपण और जमाव होता है? तो वो उसका सही उत्तर होगा बच्चों तलछटी चट्टानें। जो तलछट इकट्ठा होता रहता है चट्टानों के अंदर, उनके साथ में जो महत्वपूर्ण खनिज होते हैं वो भी उनके साथ जमा होते हैं और उन्हीं से है जो अन्य जो वो चट्टान है उन्हीं के अंदर खनिजों का जमाव होता है। ये होती है तलछटी चट्टानें जिसमें तलछट और कचरा है अवसाद जमा होता रहता है। ठीक है बच्चों। अगला जो प्रश्न है वो है निम्न में से कौन सा खनिज धात्विक खनिज है? आपको धात्विक और अधात्विक का अंतर है बताना इसके अंदर। तो वो कौन सा खनिज है तो धात्विक है? उत्तर है उसका ऑप्शन है तांबा, अभ्रक, पोटास और संगमरमर। तो सही उत्तर है बच्चों इसका तांबा। तांबा है जो बच्चों धात्विक खनिज है और जो अन्य ये तीनों हैं ये है बच्चों अधात्विक खनिज। ठीक है बच्चों, ये अधात्विक खनिज की श्रेणी के अंदर आते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। निम्न में से कौन सा ऊर्जा खनिज है? वो कौन सा खनिज है जिससे ऊर्जा प्राप्त होती है, एनर्जी प्राप्त होती है? और एनर्जी रिसोर्स कौन सा है? तो पत्थर जो ऑप्शन देखते हैं चूना पत्थर, बलुआ पत्थर, जस्ता और कोयला। तो इसका जो सही उत्तर है बच्चों वो होगा कोयला। कोयला है जो ऊर्जा खनिज की श्रेणी में आता है। उसके अलावा और जो खनिज है वो उसके अंदर आएंगे। कोयला हो ही गया बच्चों, उसके अलावा आपको आएगा पेट्रोलियम पदार्थ, पेट्रोलियम पदार्थ, प्राकृतिक गैस। ठीक है बच्चों, सौर ऊर्जा, ठीक है, ज्वारीय ऊर्जा, ये सभी है बच्चों जो किसमें आएंगे ऊर्जा खनिज के अंदर या ऊर्जा क्षेत्र के अंदर। बाकी जो अन्य है वो अन्य जो सहायक सामग्री होती है खनिजों की उसके अंतर्गत आएंगे। अगला जो प्रश्न है दांतों को गलने से कौन रोकता है? जो मनुष्य के दांत है उनको गलने से कौन सा पदार्थ रोकता है? तो ऑप्शन में दे रखा चूना पत्थर, फ्लूराइड, इल्मेनाइट और यूटाइल। जो बच्चों सही ऑप्शन है उसका सही उत्तर है वो होगा फ्लूराइड। जो फ्लूराइड जो पदार्थ है वो बच्चों दांतों को सड़ने व गलने से रोकता है। ठीक है बच्चों। और अगर इसे आप ये ना समझे फ्लोराइड अलग चीज है बच्चों और जो सही उत्तर है वो होगा फ्लूराइड। फ्लूराइड होता है जो बच्चों दांतों को सड़ने व गलने से रोकता है। अगला प्रश्न देखते हैं। सबसे बढ़िया लौह अयस्क, सबसे बढ़िया लौह अयस्क कौन सा है बच्चों? ऑप्शन हेमेटाइट, एंथ्रेसाइट, लिमोनाइट और मैग्नेटाइट। तो सही उत्तर है बच्चों इसका मैग्नेटाइट। इसके अंदर 60 से 65% तक बच्चों, कई 70% भी मिलेगा, 60 से 65% तक इसके अंदर लोहांश पाया जाता है। मतलब लोहे की मात्रा सबसे अधिक पाई जाती है। उसके बाद में बच्चों अगला जो बनता है वो है हेमेटाइट। हेमेटाइट के अंदर लगभग 50 से 55% के आसपास लोहांश पाया जाता है। और इसका अन्य जो रूप है वो है एक लिमोनाइट। लिमोनाइट है जो सबसे निम्न किस्म का जो लोह अयस्क है। ठीक है बच्चों, वो है। और इसके अलावा लोहे का एक अयस्क और होता है, वो होता है बच्चों सिडेराइट। ठीक है, वो है सिडेराइट। और एंथ्रेसाइट की बात करें तो ये कोयले का रूप है, या कोयले का एक स्वरूप है, कोयले की किस्म है। ठीक है बच्चों। अगला प्रश्न देखते हैं इसके अंदर। भारत में ज्वारीय ऊर्जा उत्पन्न करने हेतु आदर्श क्षेत्र, भारत का वह कौन सा क्षेत्र है जहां पर ज्वारीय ऊर्जा उत्पन्न की जा सकती है या प्राप्त की जा सकती है? अगर उसकी बात करें तो ऊर्जा आपको पता है ज्वारीय ऊर्जा समुद्र में होती है, ज्वार भाटे से। ठीक है, तो भारत का जो समुद्र तटीय क्षेत्र है उसके अंदर स्पेशली जो बच्चों खंबात की खाड़ी, कच्छ की खाड़ी, ठीक है, खंबात की खाड़ी, कच्छ की खाड़ी, ये दोनों गुजरात के अंदर है वहाँ। और सुंदरवन जो डेल्टा क्षेत्र है पश्चिम बंगाल के अंदर जहाँ गंगा नदी का मुहाना आता है बच्चों, ये वाला इलाका सुंदरवन डेल्टा, इन तीनों क्षेत्रों के अंदर बहुत ही अच्छे तरीके से ज्वारीय ऊर्जा उत्पन्न की जा सकती है। तो ऑप्शन होगा इसका उपयुक्त सभी, अर्थात सुंदरबन क्षेत्र, कच्छ की खाड़ी और खंबात की खाड़ी, ये जो क्षेत्र है यहाँ पर ज्वारीय ऊर्जा बहुत ही अच्छे तरीके से है जो पैदा कर सकते हैं और अपने ऊर्जा रिसोर्स में उसको शामिल कर सकते हैं। अगला प्रश्न है अधिकतम दंत मंजन
ठीक है। दंत मंजन टाइटेनियम ऑक्साइड से सफेद बनाए जाते हैं। जिन खनिज से प्राप्त होता वह है, ध्यान रखना बच्चों, जो आपके टूथपेस्ट होते हैं जो उनको व्हाइट बनाया जाता है, सफेद बनाया जाता है, वो किससे बनते हैं? टाइटेनियम ऑक्साइड से। और टाइटेनियम ऑक्साइड है उसका अयस्क क्या है? यूटाइल, इल्मेनाइट, एनाटेज या उपयुक्त सभी। तो सही ऑप्शन होगा बच्चों उपयुक्त सभी। यूटाइल, इल्मेनाइट और एनाटेज, इन तीनों से ही क्या बनाया जाता है बच्चों? टाइटेनियम ऑक्साइड। और इससे क्या होता है? दंत मंजन को, जिसे आप क्या बोलते हो? टूथपेस्ट। टूथपेस्ट का जो सफेद रंग होता है वो टाइटेनियम ऑक्साइड के कारण होता है। इसके अलावा इस टाइटेनियम ऑक्साइड का और क्या प्रयोग है बच्चों? रंग, यानी कि आप जो पेंट बनाते हैं व्हाइट रंग में भी इसका उपयोग किया जाता है। ठीक है बच्चों, तो महत्वपूर्ण प्रश्न है, अच्छा है, ध्यान रखना आपकी टाइटेनियम ऑक्साइड से है जो कहां से प्राप्त होता है? इल्मेनाइट, यूटाइल और एनाटेज से। अगला प्रश्न देखते हैं। आग्नेय और कायंत्री चट्टानों की दरारों, जोड़ों, भ्रंशों में मिलने वाला खनिज कौन सा है? वो कौन सा खनिज है जो आग्नेय और कायंत्री चट्टानों के दरारों, भ्रंशों और जोड़ों में मिलता है? इसका सही उत्तर होगा बच्चों तांबा। ठीक है, तांबा है जो इनके दरारों और भ्रंशों में पाया जाता है। उसके अलावा जो अन्य जो खनिज है वो भ्रंशों में मिलकर एक समूह के रूप में पाए जाते हैं पूरे। अगला प्रश्न, मध्य प्रदेश की बालाघाट खाने, ठीक है, बालाघाट की खाने देश का कितना प्रतिशत तांबा उत्पन्न करती है? तांबा उत्पादन से क्षेत्र की पूछा गया है, तो इसका ऑप्शन दे रखा है लगभग 8%, 9%, 24% या 52%। जो सही उत्तर है वो होगा बच्चों 52%। भारत का कुल जो आप तांबा उत्पादन होता है अपने बच्चों, उसका 52% अकेला मध्य प्रदेश से पैदा होता है। और उसमें भी सर्वाधिक जो प्रसिद्ध है वो है बालाघाट की खाने। ठीक है बच्चों, अगला प्रश्न है, अणुओं की संरचना को बदलने से किस प्रकार की ऊर्जा प्राप्त होती है? ऊर्जा क्षेत्र का है कि ऊर्जा प्राप्त करने का तरीका। अणुओं की संरचना में परिवर्तन होने से कौन सी ऊर्जा अपने को प्राप्त होगी? सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, ज्वारीय ऊर्जा या परमाणु ऊर्जा? तो सही उत्तर है बच्चों वो इसका परमाणु ऊर्जा। और यह होता है बच्चों पदार्थों के या परमाणु विखंडन। परमाणु विखंडन की जो ये प्रक्रिया होती है उसके द्वारा ऊर्जा उत्पन्न की जाती है। इसमें आपने पढ़ा ही होगा, ध्यान होगा बच्चों आपको कि एक परमाणु विखंडन होने से उसके 2 पार्ट होते हैं, फिर 2 के 4 पार्ट होते हैं। इस प्रकार से जितनी बार उसका परमाणु का विखंडन होगा, ठीक है बच्चों, उतनी ही बार है जो ऊर्जा विस्तारित होगी, ऊर्जा निकलेगी। उसी ऊर्जा को है जो हम सदुपयोग में और शांतिपूर्ण कार्य के लिए प्रयुक्त करते हैं। बाकी सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, ज्वारीय ऊर्जा, इनके अंदर है जो उस ऊर्जा को जनरेट करके पंखे के माध्यम से घुमा के जनरेटर से फिर उसको तैयार किया जाता है। ठीक है बच्चों, अगला प्रश्न है आपका, गेल इंडिया लिमिटेड द्वारा हजीरा विजयपुर जगदीशपुर गैस पाइपलाइन की लंबाई कितनी है? बच्चों ध्यान रखना, आप इसका जो ऑप्शन दे रखा है 1400 किलोमीटर, 1700 किलोमीटर, 1900 और 2100। सही उत्तर है 1700 किलोमीटर। अगर अपन बात करें इस गैस पाइपलाइन की, तो भारत के अंदर है जो ऊर्जा संसाधन की अगर बात करें और उसके अलावा परिवहन की बात करें, तो गुजरात के इलाके से हजीरा से पाइपलाइन डाली गई है जो उत्तर प्रदेश का इलाका है जगदीशपुर और विजयपुर, यहाँ तक गैस पाइपलाइन के द्वारा हजीरा, विजयपुर और जगदीशपुर इस 1700 किलोमीटर लंबी पाइपलाइन डाली गई। इसके माध्यम से प्राकृतिक जो गैस है वो बड़े बड़े शहरों तक पहुंचाई जा रही है और बड़े बड़े उद्योगों तक पहुंचाई जा रही है, जिसके माध्यम से कि कम समय में उनको अच्छी जो है गुणवत्ता वाली गैस प्राप्त हो रही है और उद्योग है जो अपनी उच्च गति पर उत्पादन दे रहे हैं। अगला प्रश्न, पृथ्वी के आंतरिक भागों से ताप को प्रयोग करके उत्पन्न की जाने वाली विद्युत कह सकते हैं, आप इसे ऊर्जा भी कह सकते हैं। ठीक है बच्चों, पृथ्वी के आंतरिक भागों में जो गर्मी है, हीट है, उससे उत्पन्न उस ताप का प्रयोग करके जो ऊर्जा बनाई जाती है, उस ऊर्जा को क्या कहा जाएगा बच्चों? ज्वारीय ऊर्जा, वायु ऊर्जा, भूतापीय ऊर्जा या पवन ऊर्जा। तो सही ऑप्शन होगा इसका बच्चों भूतापीय ऊर्जा। आपने कई जगह देखा होगा कि पढ़ा होगा कि भारत के कई इलाकों में
गर्म पानी के आपको सोते यानी गर्म पानी के झरने मिलेंगे। नेचुरल रूप से धरती से गैस निकल रही है गर्म, ठीक है, उस गर्म गैस को है जो स्टोर करके उसके माध्यम से टरबाइन घुमा के फिर उसी से है जो टरबाइन घुमा के ऊर्जा प्राप्त की जा रही है, ऊर्जा बनाई जा रही है। और वो ऊर्जा क्या कहलाएगी बच्चों? भूमि के ताप से प्राप्त हो रही है, इसलिए भूतापीय ऊर्जा। और इसके अलावा अन्य ऊर्जाओं की थोड़ी सी बात के लिए ज्वारीय ऊर्जा। इस ऊर्जा में क्या होता है, जो समुद्र में जो ज्वार आता है बच्चों, जो ज्वार का पानी आता है उठा हुआ, उस इलाके जब वो समुद्र के किनारे की तरफ आता है तो वहां पर एक छोटा बांध बना दिया जाता है। जब वो उसके अंदर प्रवेश करता है तो वो बांध पूरा भर जाता है और वापसी के लिए उसके एक रास्ता निकाला जाता है केवल, और उसी एक रास्ते पर क्या लगाया जाता है बच्चों? टरबाइन। टरबाइन लगाया जाता है। जब पानी वापस निकलता है उस रास्ते से तो टरबाइन घूमता है, और टरबाइन घूमने से क्या पैदा होती है बच्चों? विद्युत। ठीक है, तो वो कौन सी होगी? ज्वारीय। वायु ऊर्जा के अंदर आपको पता है जो जैविक अपशिष्ट होते हैं उनको सड़ा गलाकर उनके द्वारा जो मीथेन गैस उत्पन्न होती है, ठीक है, उससे वो जो यूज किया जाता है उसे कहते हैं वायु ऊर्जा। और पवन ऊर्जा में आपको पता ही है बच्चों, बड़ी बड़ी पवन चक्कियां लगाई जाती है, उनसे पंखे घूमते हैं और पंखे की वजह से टरबाइन घूमता है और उसी वजह से ऊर्जा उत्पन्न होती है। तो सही उत्तर होगा अपना कौन सा इसका? भूतापीय ऊर्जा। अगला जो प्रश्न है वो देखते हैं, रिक्त स्थान संबंधित प्रश्न बच्चों। राजस्थान की खाली जगह खदानें तांबे के लिए प्रसिद्ध थी और है भी आज भी वर्तमान में। राजस्थान की खेतड़ी, ठीक है बच्चों, खेतड़ी सिंगाना क्षेत्र है ये, और स्पेशली खेतड़ी जो वर्तमान में झुंझुनू जिले के पास पड़ता है, ठीक है। तो खेतड़ी की खाने तांबे के लिए प्रसिद्ध है। अगला जो है, केरल में मिलने वाला मोनाजाइट रेत में भी किसकी मात्रा पाई जाती है? देखो, मोनाजाइट बालू के अंदर थोरियम की मात्रा पाई जाती है। थोरियम है जो ये क्या है बच्चों? परमाणु ऊर्जा खनिज है, ठीक है। आपने पढ़ा होगा थोरियम, यूरेनियम, ठीक है, ये सब चीजें इसके अंदर पाई जाती है। केरल में मिलने वाली मोनाजाइट रेत में थोरियम पाया जाता है। अगला, खाली जगह रेगिस्तान प्रौद्योगिकी द्वारा धूप को सीधे विद्युत में परिवर्तित किया जा सकता है। वो कौन सी प्रणाली है जिसके द्वारा जो सौर ऊर्जा जो प्राप्त होती है उसको सीधे विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित किया जाता है? वो होता है बच्चों फोटो वोल्टाइक। इसे कई बार फोटोवोल्टिक भी बोला जाता है, फोटोवोल्टिक प्रौद्योगिकी। इसके अंदर क्या होता है, आपने देखा होगा बच्चों, आजकल बहुत ज्यादा फेमस हो रहा है, घर के ऊपर एक पैनल लगा जाता है, पैनल के ऊपर एक चमकने वाली कांच की तरह की परत लगी रहती है। जैसे ही सूर्य की किरणें इस पर पड़ती है तो इससे है जो सौर ऊर्जा है जो किस में परिवर्तित होती है? विद्युत ऊर्जा में। और जो ये जो प्रक्रिया है, जो ये प्रोसेस है, इसके अंदर ये जो परत लगाई जाती है और उस परत को क्या बोला जाएगा बच्चों? परत की प्रौद्योगिकी उसे बोला जाएगा फोटोवोल्टाइक प्रौद्योगिकी। इसके द्वारा है जो सौर ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित किया जाता है। अगला प्रश्न आपके है जो अति लघुरात्मक एक जो शब्द वाले होते हैं, छोटे शब्द वाले 10 में, उसका है बेलेडीला लोहयस्क की खाने किस राज्य में? बेलेडीला जो लोहयस्क की खाने है बच्चों वो है छत्तीसगढ़ में। और बेलेडीला इन्हें क्यों बोला जाता है? बेलेडीला खाने, ठीक है, इन्हें क्यों बोला जाता है? जिनका आकार है बच्चों वो बेल के कुबड़ की तरह है या बेल की तरह है, ठीक है, जैसे बेल होता है दिखने में, कुबड़ इस टाइप का बेल, ठीक है, जिसके सींग होते हैं, ये जो इलाका होता है कुबड़, उस टाइप की जो है पहाड़ियाँ, इसकी वजह से इन्हें बोला जाता है बेलेडीला की खाने। और ये छत्तीसगढ़ में और सर्वाधिक लोहयस्क के लिए प्रसिद्ध है, ठीक है बच्चों, किसके लिए प्रसिद्ध है? ये लोहयस्क के लिए। अगला जो प्रश्न है आपका देखना, रेट होल खनन। रेट होल खनन से क्या अभिप्राय है? जैसे नाम से ही पता चल रहा है बच्चों इसका, रेट होल खनन भारत के अंदर है जो मेघालय का जो क्षेत्र है वहां पर कोयले का खनन एक लंबी संकीर्ण सुरंग के रूप में किया जाता है, जिसे रेट होल खनन कहते हैं। रेट यानी चूहा, ठीक है बच्चों, जो चूहा अपना बिल बनाता है वो किस प्रकार का होता है? कम सकड़ा और लंबा लंबा, ठीक है, अंत तक जहां उसका घर होता है। उसी प्रकार से मेघालय के जो राज्य है वहां पर कोयला बहुत अधिक मात्रा में पाया जाता है, कम गहराई पर पाया जाता है। तो वहां के लोग चूहे की तरह एक सकड़ी लंबी सुरंग खोद के पूरा परिवार है जो उसको किसका कोयले का खनन में लगा रहता है। लेकिन इसके अंदर दिक्कत क्या रहती है बच्चों कि एक व्यक्ति है जो उकड़ू सा बैठ के अंदर तक जाता है और वहां से धीरे धीरे कोयला को निकालता, फिर किसी भी एक पात्र में भर के पीछे देता, घर वाले इकट्ठे करते हैं, इसी पूरे से ही उसका घर का है जो खाना पीना चलता है। लेकिन सुरक्षा की दृष्टि से
किसकी दृष्टि से बच्चों? वर्तमान में सुरक्षा की दृष्टि से इसे प्रतिबंधित कर दिया गया है। क्या कर दिया गया है? प्रतिबंधित कर दिया गया है। कारण क्यों है कि कई बार पानी की वजह से बारिश के मौसम में या फिर ये खदानों में पूर्ण सुरक्षा नहीं होने के कारण क्या होती है, वो धंस जाती है और वो धंसने की वजह से व्यक्ति इसमें फंस जाता है और मर जाता है। इसीलिए इसको क्या कर दिया गया? बंद कर दिया गया है। लेकिन मेघालय के क्षेत्रों में और छत्तीसगढ़ के क्षेत्र में भी ये काफ़ी लोकप्रिय है। चूना पत्थर के दो प्रमुख उपयोग, जो चूना पत्थर खनिज है उसके दो प्रमुख उपयोग बताना है बच्चों। चूना पत्थर का जो प्रमुख उपयोग है वो होता है सीमेंट उद्योग में, एक आधारभूत कच्चा माल। सीमेंट बनाने के अंदर जो चीज़ें काम में आती है उसके अंदर चूना पत्थर भी आता है, ठीक है, कोयला भी आता है और कुछ मात्रा में जिप्सम भी आता है। तो चूना पत्थर का उपयोग है सीमेंट उद्योग में। दूसरा, लौह प्रगलन भट्टियों के लिए जरूरी है। लौह प्रगलन भट्टियों के लिए ये है जो गर्म करने के लिए कोयले के साथ में उसको डाला जाता है, जिससे कि जो है लोहा प्रगलन या लोहे को गलाने की प्रक्रिया और भी तेज होती है। इस प्रकार से लोहे का उपयोग लोह प्रगलन और चूना पत्थर का लोह प्रगलन और सीमेंट उद्योग में। अगला प्रश्न है, ऊर्जा के 4 परंपरागत साधन, वो कौन से साधन है 4 बताइए, जो परंपरागत रूप से जिससे हम ऊर्जा प्राप्त कर रहे हैं। परंपरागत रूप से जो प्राप्त कर रहे हैं ऊर्जा, उसके अंदर पहला है कोयला। कोयला काफी समय से अपना ऊर्जा का स्रोत रहा है बच्चों। उसके अलावा पेट्रोलियम पदार्थ, लगभग पिछली सदी से 2 सदी से हमें जो पेट्रोलियम पदार्थ का ऊर्जा के रूप में यूज कर रहे हैं। दूसरा, प्राकृतिक गैस और जल विद्युत, ठीक है बच्चों, ये सभी क्या? परंपरागत ऊर्जा के स्रोत। अगर गैर परंपरागत की बात करें अपन, गैर परंपरागत वो तरीके जिससे नए नए तरीके से हम ऊर्जा प्राप्त कर रहे हैं, अगर बात करें अपन, तो आजकल बहुत प्रसिद्ध हो रहा है बच्चों सौर ऊर्जा, ज्वारीय ऊर्जा, ठीक है बच्चों, भूतापीय ऊर्जा, ठीक है बच्चों, ये सभी क्या? गैर परंपरागत ऊर्जा के स्रोत है। इसके माध्यम से हम नए तरीके से ऊर्जा को प्राप्त कर रहे हैं। अगला प्रश्न, गैर परंपरागत, इसके अंदर आएगा बच्चों, गैर परंपरागत की बात करें तो इसके अंदर सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, ज्वारीय, भूतापीय, बायोगैस तथा परमाणु और आणविक ऊर्जा इसको शामिल किया गया। पिछले प्रश्न में देखा अपन ने परंपरागत और गैर परंपरागत। तो गैर परंपरागत के अंतर्गत सौर, पवन, ज्वारीय, भूतापीय, बायोगैस, परमाणु और आणविक ऊर्जा। अगला प्रश्न है, खनिज संसाधन के संरक्षण के 2 उपाय। देखो बच्चों, संसाधन जितने भी हैं, संसाधनों का संरक्षण करना जरूरी है। अगर संरक्षण नहीं करेंगे तो आने वाली पीढ़ी के लिए क्या बचेगा? कुछ नहीं बचेगा। तो इसीलिए ये है जो भी खनिज पदार्थ हैं उन सभी का अपने को संरक्षण करना जरूरी है। उसके 2 तरीके हैं। पहला है धातुओं का पुनःचक्रण, दूसरा रद्दी धातुओं का प्रयोग खनिज संसाधन के संरक्षण का उपाय है। देखो, धातुओं का पुनःचक्रण, जो भी चीज आपको यूज हो चुकी है उसको कबाड़ी में देके या अपन वापस बेच के उसका प्रगलन करके वापस नई चीज बना सकते हैं, ठीक है। और जो रद्दी धातु है उसका प्रयोग खनिज संसाधनों के संरक्षण का उपाय है। कई ऐसी वस्तुएं होती है जो एक जगह यूज नहीं आ रही लेकिन दूसरी जगह उसका उपयोग हो सकता है। तो नई चीज ने लेकर के जो पुरानी चीज है जो रद्दी हो रही, उसी धातु का, उसकी जो धातु निकाल के उससे नई है जो टेक्नोलॉजी के माध्यम से या नए तरीके से उसको प्रयोग कर सकते हैं, वो ही क्या है? खनिज संसाधनों का संरक्षण। कुल मिला के खनिजों को बचाने का तरीका यही है कि उनका वापस पुनःचक्रण किया जाए और उनका अधिक से अधिक उपयोग किया जाए। अगला है मैग्नीज। अयस्क के कोई 4 उपयोग। मैग्नीज जो धातु है उसका 4 उपयोग किस किस में होता है? मैग्नीज अयस्क का उपयोग पहला है लोह इस्पात बनाने में। लोह इस्पात जो स्टील जिसे बोला जाता है बच्चों, ठीक है, स्टील के निर्माण में इसका प्रयोग होता है। और जब मैग्नीज डाला जाता है तो उसकी वजह से जंग है, जो जंग रोधक होता है, जंग नहीं लगती है, ठीक है बच्चों। मिश्रित धातु बनाना, मैग्नीज का यूज करके जो है लोहे के साथ में यूज करके स्टील बनाए रहे, ठीक है। मिश्रित धातु बनाने में ब्लीचिंग पाउडर बनाना। ब्लीचिंग पाउडर बच्चों आपने देखा होगा, तो ये एक पानी के अंदर इसको यूज किया जाता है जिससे कि उसके क्या समाप्त हो जाते हैं? कीटाणु, ठीक है। मैग्नीज का उपयोग ब्लीचिंग पाउडर में होता है। कीटनाशक दवाई बनाने में, जो खेती बाड़ी अपन करते हैं उसके अंदर जो कीटों का प्रकोप होता है, कीटनाशक के रूप में भी इसका प्रयोग किया जाता है, दवाइयों के रूप में भी, ठीक है। तो ये मैग्नीज के महत्वपूर्ण प्रयोग है। अगला, कोयले को काला सोना क्यों कहा जाता है? काला सोना यानी ब्लैक गोल्ड। कोयले को काला सोना क्यों कहा जाता है? कोयला कई उद्योगों का आधार है। इसके अत्यधिक उपयोग के कारण इसे कोयला कहा जाता है। कोयला कई खानों से परंपरागत रूप से अपने यूज हो रहा है, ऊर्जा का बहुत बड़ा साधन है। अगर आप इसे देखेंगे
तो आप कोई भी उद्योग उठा लो, देख लो, उसके अंदर ऊर्जा की आवश्यकता है तो कोयले की जरूरत होगी। जैसे अगर खनिज आधारित उद्योगों की बात करें अपन, खनिज आधारित उद्योग, तो उनके प्रगलन से लेके, ठीक है, उनको गलाने से लेके उनका निष्पादन या रिफाइन करने तक, ठीक है, उन सब चीज़ों में किसका यूज हो रहा है बच्चों? कोयला का। कोयले से उनको क्या तैयार, भट्टी के अंदर डाला जाएगा तो भट्टी में कोयला यूज होगा, ताप के लिए यूज हो रहा है, ठीक है। सीमेंट उद्योग के अंदर आधारभूत उद्योग आएगा, सीमेंट में भी, सीमेंट को आपको बताया मैंने, सीमेंट निर्माण के अंदर कोयला चाहिए, चूना पत्थर और कुछ मात्रा में मैग्नीज और थोड़ा सा मैग्नीज नहीं, सॉरी बच्चों, जिप्सम, ठीक है, जिप्सम है उसका यूज होगा, इसी से सीमेंट बनेगा। इसी प्रकार से स्टील उद्योग, खनिज आधारित में स्टील या लोह इस्पात के अंदर भी है जो कोयले का उपयोग होगा। इस प्रकार से कोयला कई धातुओं का आधार है, इसी वजह से इसे क्या कहा जाता है बच्चों? काला सोना, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं, भारत में अभ्रक उत्पादक क्षेत्र कौन कौन से है? भारत में वो कौन से क्षेत्र है जहां अभ्रक खनिज का अत्यधिक उत्पादन होता है? तो भारत के प्रमुख अभ्रक उत्पादक क्षेत्र है बच्चों, इनको ध्यान से याद रखना। ये आपके मानचित्र वाले जो पैटर्न है मैप का, उसमें भी पूछ सकते हैं। छोटा नागपुर पठार, ठीक है, छोटा नागपुर पठार में उसका ऊपरी पठारी किनारा, जो नागपुर का छोटा नागपुर का पठार है उसके अंदर बिहार और झारखंड की कोडरमा और गया और हजारीबाग पेटी, ये इंपॉर्टेंट है बच्चों। कोडरमा, गया, हजारीबाग पेटी है जो ये है अभ्रक उत्पादन के लिए बहुत ही प्रसिद्ध है। और राजस्थान की बात करें तो राजस्थान में अजमेर, जो अजमेर है वो क्षेत्र, अजमेर उसके आसपास का इलाका, बिनाई है, केकड़ी है और ब्यावर का जो आसपास का इलाका वो अभ्रक उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। और आंध्र प्रदेश की नेल्लोर अभ्रक पेटी, आंध्र प्रदेश में नेल्लोर अभ्रक पेटी है बेल्ट, उसके अंदर है जो अभ्रक अधिक उत्पादित होता है। अभ्रक के अगर अपन बात करें उपयोग की, कई बार पूछते हैं प्रश्न, अभ्रक का उपयोग किसमें होगा बच्चों? सर्वाधिक उपयोग किसमें होगा? तापरोधी ईंटें, ठीक है, तापरोधी ईंटों के लिए, ठीक है बच्चों। और उसके अलावा है जो सैन्य सामग्री, जो सेना के जो सामान बनाए जाते हैं उसके अंदर इसका उपयोग सर्वाधिक होता है, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं, मैग्नीज का उपयोग। मैग्नीज का उपयोग अभी से पहले भी बताया था बच्चों। मैग्नीज का उपयोग है जो प्रमुख रूप से इस्पात के विनिर्माण में, इस्पात जो स्टील होता है उसको जंगरोधी बनाने के लिए है जो उसके अंदर मैग्नीज डाला जाता है इस्पात के विनिर्माण में। और इसके अंदर बता रखा लगभग 1 टन इस्पात बनाने में 10 किलोग्राम मैग्नीज की आवश्यकता होती है। लगभग 1 टन अगर इस्पात स्टील तैयार करनी है तो उसके अंदर 10 किलोग्राम मैग्नीज की आवश्यकता होगी। इसका उपयोग ब्लीचिंग पाउडर, कीटनाशक दवाएं व पेंट बनाने में भी किया जाता है। इसके अलावा इसका यूज क्या होता है बच्चों? ब्लीचिंग पाउडर, आपको मैंने पिछले बार प्रश्न में बताया भी है, ब्लीचिंग पाउडर, कीटनाशक दवाएं और पेंट बनाने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। अगला जो बड़ा प्रश्न है आपका, एक खुली खदान ओपन पिट माइन उत्खनन एक सेफ्ट युक्त भूमिगत खदान में क्या अंतर है? आपने देखा होगा खदान जो खाने होती है उसके अंदर खनिज को निकालने का प्रोसेस के अंदर बताया गया है कि जो खुली खदान होगी बच्चों, आपने देखा होगा नॉर्मल ओपन जो पहाड़ी होती है उसके किसी भी इलाके में एक जगह उसको घेरा बना के और या फिर एक तरीके की कोने से स्टार्ट किया जाता है खदान सामान निकालने, जैसे पत्थर निकालते हैं अपने नॉर्मल माइनिंग के अंदर, वो तो खुली खदान है। जिस समय खनिज धरातल की ऊपरी परतों में पाए जाते हैं और न ऊपर की मिट्टी निकाल लिया जाता है, इस प्रकार की खदान खुली खदान के नाम से जानी जाती है। जब खनिज है जो ज़्यादा गहराई में ना हो और पृथ्वी के ऊपरी परत के ऊपर ही पाए जाते हो तो वो क्या होगी बच्चों? वहाँ खान बनेगी, वो होगी ओपन पिट माइंस। इस प्रकार की खदानें खुली खदान के नाम से जानी जाती है और इनको हटाकर उत्खनन या खदान से खनिजों को प्राप्त करने की प्रक्रिया उत्खनन कहलाती है, ठीक है। उत्खनन खुली खदान की अपेक्षा उतला होता है। उतला मतलब कम गहराई पर, है ना, जहाँ गहरा कम हो। खुली खदान वही है जैसे अपने नॉर्मल आसपास के इलाके में देखते हैं कि कैसे पत्थर निकालना होता है तो कुछ ऊपर से रेत हटाई जाती है और पत्थर निकाल दिया जैसे, ठीक है। उसी प्रकार से कई ऐसे खनिज होते हैं जो पृथ्वी की ज़्यादा गहराई में न जाकर
कुछ ऊपरी परतों पर कुछ मीटर या 100 मीटर 50 मीटर के आसपास की गहराई पर ही पाए जाते हैं। उन खनिजों के लिए कैसी खदान बनेगी बच्चों? खुली खदान, ऊपरी तौर पर ही हटा के। जो दूसरी जो खदान होती है वो होती है सेप्ट युक्त भूमिगत खदान, यानी कि जहां पर खनिज कई गहराई मीटर नीचे की तरफ पाए जाते हैं, ठीक है, वहां पर गली युक्त खदान सेप्ट युक्त खदान कहलाती है, जैसे सरिया की कोयला खदान है। इसके अंदर क्या होता है बच्चों? इस टाइप से जो है एंट्री होती है, बाहर की तरफ से धीरे धीरे एक रास्ता बनाया जो अंदर तक जाती है, और उसके बाद में जैसे ही समाप्त होता है उसके बाद में वहां से एक जो गुफा नुमा या टनल नुमा जो है खदान खुदाई की जाती है। इसके अंदर जैसे जैसे बच्चों खुदाई करते हैं वैसे ऊपर की तरफ लोहे से या लकड़ियों के फाटों से उस इलाकों को रोका जाता है, और बीच बीच में कहीं पर पिलर भी छोड़े जाते हैं। मान लो ये 100 मीटर गहरी खदान है लंबाई, अंदर यहाँ अंदर जाने के बाद जमीन भी यहाँ से 100 मीटर या 1000 मीटर के आसपास, उसके बाद में 100 मीटर यूं, तो यहाँ पर बीच बीच में पिलर छोड़े जाते हैं जिससे कि वो खदान ढहे नहीं। उसे बोला जाएगा बच्चों सेफ्ट युक्त, बीच बीच में सेफ्ट लगाई जाएगी जिससे वो नीचे गिरे ना, पिलर के रूप में यूज किया जाता है। तो बच्चों आपको पता चल गया खुली खदान जो पृथ्वी के ऊपरी परत पर खनिज पाए जाते थे उनके लिए, और सेफ्ट युक्त खदान जो खनिज गहराई के बहुत नीचे के अंदर की तरफ पाए जाते हैं उनके लिए यूज की जाती है। अगला प्रश्न है, भारत गांवों का देश है और ऊर्जा संकट को कम करने के लिए आप किस प्रकार के ऊर्जा स्रोत का सुझाव देंगे? आपको पता है जैसे भारत की 70% से अधिक आबादी गांवों में रहती है, इसीलिए कहा जाता है भारत गांवों का देश है, और ऊर्जा संकट को समाप्त करने के लिए गांव किस प्रकार उपयोगी हो सकते हैं? आपको पता है कि गांवों के अंदर क्या होगा? कृषि पशुपालन, और कृषि और पशुपालन होगा तो हमें क्या जैविक अपशिष्ट प्राप्त होंगे, और उन्हीं अपशिष्ट से अपन क्या बना सकते हैं बच्चों? बायोगैस, जिसे आमतौर पर आप गोबर गैस के नाम से भी जानते हैं, ठीक है बच्चों, इसे बायोगैस कहा जाता है, गोबर गैस। इसके अंदर सुझाव देंगे कि क्योंकि ये झाड़ियों, कृषि अपशिष्ट, पशुओं व मानव जनित अपशिष्ट यानी मानव जनित और जो गोबर मल वगैरह उनका यूज करके है जो आप बायोगैस उत्पन्न कर सकते हो, और इसकी तापीय क्षमता मिट्टी के उपलों की अपेक्षा अधिक होती है। जो बायोगैस से जो मीथेन निकलती है उसकी जो ताप होता है वो उपलों से अधिक होता है। उपले आप समझते हो बच्चे? गोबर के कंडे जिसे बोला जाता है, अपनी भाषा में बोलते हैं उसको गोबर के छाने, है ना, छाने बोलते हैं जिसे हम, जो थेपड़ी बनाई जाती है ना अपनी भाषा में, थेपड़ी, ठीक है, और उसे हिंदी में बोला जाता है बच्चों उपले, ठीक है। उपले के माध्यम से, उपलों के द्वारा, उपलों से अधिक है जो गैस किससे प्राप्त होगी अपने को? बायोगैस से। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि गांव है जो ऊर्जा संकट को कम करने के लिए बहुत ही ज्यादा उपयोगी है, क्योंकि गांवों में गाय भैंस रहती है, कृषि अपशिष्ट मिलता है, उनसे अपन बायोगैस तैयार करके ऊर्जा संकट को रोक सकते हैं या कम कर सकते हैं। अगला प्रश्न है, सामान्य एवं वाणिज्यिक दृष्टि से खनिजों का वर्गीकरण चित्र द्वारा, मतलब रेखा चित्र के द्वारा। खनिजों का प्रकार बात हो रही है बच्चों, तो खनिजों का वर्गीकरण सबसे पहले धात्विक खनिज, ठीक है। धात्विक खनिज के अंदर दो प्रकार के, लौह खनिज, ठीक है बच्चों, और दूसरा अलोह खनिज। तो लौह खनिज की बात करें तो उसके अंदर धात्विक खनिजों में लौह खनिज कौन थे? जिनमें लोहे का अंश पाया जाता है, लोहे का अंश पाया जाता है, जैसे लोह अयस्क, मैग्नीज, निकिल और कोबाल्ट, ये सब किसमें आएंगे बच्चों? लोह खनिज में। और अलोह खनिज की बात करें जिनके अंदर लोहे का अंश नहीं पाया जाता है, वो है, और दूसरी भाषा में समझ सकते हो, जिनके चुंबक नहीं चुंबकता, चुंबकीय गुण नहीं पाया जाता है, वो वाले खनिज, तांबा, सीसा, जस्ता, बॉक्साइट, ये सभी कौन से हैं? अलोह खनिज। और उसके अलावा जो धात्विक खनिजों में बहुमूल्य खनिज है, ठीक है, उनके अंदर बात करें तो सोना, चांदी, प्लेटिनम, ये सभी कौन से किसके अंदर आएंगे बच्चों? धात्विक खनिजों में। धात्विक खनिजों में भी दो प्रकार के, लोह, अलोह और बहुमूल्य। तो मेन जो प्रमुख है लोह खनिज, जिसमें लोहे का अंश पाया जाता है, लोह अयस्क, मैग्नीज, निकिल और कोबाल्ट। और अलोह खनिज की बात करें तो तांबा, सीसा, जस्ता और बॉक्साइट। और बहुमूल्य खनिजों के अंदर सोना, चांदी और प्लेटिनम। इसी में बात करें अगला अधात्विक खनिज। अधात्विक खनिज के अंतर्गत अभ्रक, नमक, पोटास, सल्फर, चूना पत्थर, संगमरमर और पलुआ पत्थर, ये अधात्विक खनिज में आएंगे। और अगली बात करें ऊर्जा खनिज की, ऊर्जा खनिज जिनसे हमें ऊर्जा प्राप्त हो रही है, एनर्जी, उसके अंदर कोयला, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस, ये सभी किस में आएंगे बच्चों? अधात्विक खनिज की श्रेणी में। अगला प्रश्न है, कोयले के निर्माण व प्रकारों का संक्षिप्त टिप्पणी। कोयला किस प्रकार बनता है? प्राकृतिक कोयला, उसके निर्माण की बात की गई है। तो आपको जैसे शुरू से सुना भी होगा, पढ़ा भी होगा कि कोयला है जो पृथ्वी के
जो निचले भाग में जब उथल पुथल या किसी भी माध्यम से प्राकृतिक आपदा के कारण जो भी जैविक पदार्थ थे, जिसमें मनुष्य, पेड़ पौधे, अन्य सभी जीव जंतु है, जो जमीन में दब गए, ऊपरी ताप और निचले तप के कारण वो कोयले के रूप में परिवर्तित हो गए, तो उस कोयले के निर्माण की बात करते हैं। प्राकृतिक कोयला जिसे कहा जाता है। कोयले का निर्माण पादप पदार्थों के लाखों वर्षों तक संपीड़न, ठीक है, संपीड़न का मतलब समझ गए आप, ऊपर से दाब और नीचे से ताप, संपीड़न से बनते हैं। इसके कारण संपीड़न की मात्रा, गहराई व दबने के समय के आधार पर कोयला अनेक रूपों में पाया जाता है। जो सर्वप्रथम और अच्छी क्वालिटी का कोयला होता है उसकी बात करते हैं तो वो है मैग्नेटाइट, हेमेटाइट, लिग्नाइट और पीट, हेमेटाइट कोयले की बात हो रही है, एंथ्रेसाइट की बात, ठीक है। सबसे जो घटिया कोयला होता है वो होता है पीट, सबसे घटिया, इसमें उल्टा दे रखा है, सबसे घटिया कोयला या सबसे निम्न किस्म का कोयला होता है पीट। ये दलदली क्षेत्रों में जो पदार्थ होते हैं पादप, उनके गलने से या दबने से बनता है और इसके अंदर कार्बन की मात्रा क्या होती है, कम। कार्बन की मात्रा क्या होती है बच्चों, कम। मतलब ये क्या देगा, ताप कम देगा और इसके अंदर नमी की मात्रा ज़्यादा होगी, और ताप कम देगा, नमी की मात्रा अधिक और धुआं अधिक देगा, साथ ही राख भी अधिक देगा। कुल मिला के जो सबसे घटिया है, सबसे अंतिम किस्म का कोयला वो है पीट, और वो कहाँ बनता है, दलदली क्षेत्रों में पादपों के गलने से, डूबने से, और इसके अंदर है जो कार्बन की मात्रा कम होगी, नमी की मात्रा अधिक होगी और ऊर्जा क्या देगा, वो बहुत ही कम। और अगला जो कोयला वो है लिग्नाइट। लिग्नाइट कोयला है जो पीट से थोड़ा अच्छा लेकिन निम्न किस्म का होता है। इसका रंग कैसा होगा, भूरा होगा, ठीक है। और लिग्नाइट कोयला दिखने में मुलायम होता है, उसके साथ ही नमी भी अधिक होती है और इस कोयले का उपयोग विद्युत उत्पादन में किया जाता है। भारत में जितने भी ताप विद्युत बिजली घर है बच्चों, कौन से, ताप विद्युत बिजली घर, उसके अंदर इस लिग्नाइट किस्म के कोयले का यूज किया जाता है, ठीक है। अगला जो कोयला है बिटुमिनस कोयला, जो गहराई में, अधिक गहराई में दबे और अधिक तापमान से प्रभावित कोयला है। बिटुमिनस कोयले के नाम से जाना जाता है। इसका उपयोग वाणिज्यिक है और सबसे अधिक लोकप्रिय है, और ये जो धातु शोधन में इसका उपयोग अधिक किया जाता है। और भारत में जो सर्वाधिक बिटुमिनस कोयला ही यूज होता है धातु शोधन में, ठीक है बच्चों। अगला जो कोयला है वो है एंथ्रेसाइट। ठीक है बच्चों, कोयला का प्रकार रह गया पीछे। जो सबसे सर्वोत्तम किस्म का कोयला होगा वो बच्चा होगा एंथ्रेसाइट। ये सबसे सर्वोत्तम किस्म का कोयला है बच्चों, ठीक है। और इसमें है जो नमी की मात्रा बहुत ही कम होती है और इसके अंदर जो है कार्बन यानी कि ताप सर्वाधिक पाया जाता है, सबसे अधिक ताप प्राप्त होता है, ठीक है बच्चों। और दूसरी बात, ये इसके अंदर है जो राख, जो जलाने पर राख प्राप्त होती है, बहुत ही कम मात्रा में प्राप्त होती है, ठीक है बच्चों। तो ये 4 प्रकार का कोयला होता है। सबसे बेस्ट एंथ्रेसाइट, फिर बिटुमिनस और उसके बाद में लिग्नाइट, और सबसे घटिया किस्म का कोयला होगा बच्चों आपके लिए पीट। तो ये 4 प्रकार के कोयले के प्रकार होते हैं। और कोयला बनता कैसे आपको बता ही दिया है। अगला प्रश्न है, खनिज किन सेल समूह से प्राप्त होते हैं। जो खनिज होते हैं उनकी प्राप्ति किस प्रकार की चट्टानों से प्राप्त होती है। सेल मीन्स यहाँ पर बच्चों चट्टाने हैं, ठीक है। किन प्रकार की चट्टाने रॉक से प्राप्त होती है। खनिजों की प्राप्ति कैसे होगी। सामान्यतः रूप से खनिज अयस्कों के रूप में पाए जाते हैं। सभी अलग अलग प्रकार के अयस्क होते हैं और किसी भी खनिज के अन्य अवयवों या तत्वों के मिश्रण या संचयन के लिए अयस्क शब्द का प्रयोग किया जाता है, ठीक। और जो खनिज होते हैं वो कहाँ पर पाए जाते हैं, मुख्यतः आग्नेय तथा कायांतरी चट्टानों में। जो आग्नेय और कायांतरी चट्टानें बच्चों, उनके बीच के अंदर है जो ये खनिज पाए जाते हैं। इनकी उपलब्धता आग्नेय व कायांतरी चट्टानों में खनिज दरारों, जोड़ों व भ्रंशों, विद्रोह में पाए जाते हैं। जो चट्टानें होती है उनके बीच में दरारों के रूप में, चाहे साइड में एक कोने में इकट्ठे हो रखे हो, उस रूप में पाए जाते हैं, ठीक है। और इनके जमाव सिराओं के रूप में होते हैं। देखो, या तो होगा उनका ढेर के रूप में या फिर एक सिराव यानी कि नस के रूप में, ठीक। जोली की चट्टानें कौन सी होगी बच्चों, आग्नेय व कायांतरी चट्टानें, ठीक है। आग्नेय और कायांतरी चट्टानों के अंदर ही पाए जाएंगे और इनका वृहद जमाव परत के रूप में पाए जाते हैं। मुख्यतः धात्विक खनिज, ध्यान रखना बच्चों, आग्नेय चट्टानों में और कायांतरी चट्टानों में कौन से पाए जाएंगे, मुख्यतः स्पेशली
धात्विक खनिज के अंदर जस्ता, तांबा, जिंक और सीसा इसी प्रकार की जो चट्टानें होती हैं में सिरा हुआ जमाव के रूप में पाए जाते हैं। कायंत्रित और आग्नेय चट्टानों के अंतर्गत धात्विक खनिज पाए जाते हैं। उसके अंदर कौन सा है? सीसा, जस्ता, जिंक और तांबा। ये तांबा है जो इसके अंतर्गत पाए जाते हैं। अगली कौन सी चट्टानें हैं जिसके अंदर पाए जाते हैं? अगली चट्टानें है बच्चों अवसादी चट्टानें। ठीक है, कौन सी चट्टानें? अवसादी चट्टानें। इन खनिजों की उपलब्धता अवसादी चट्टानों में अनेक खनिज संस्तरों और परतों के रूप में पाए जाते हैं। और ध्यान रखना बच्चों, इन्हें ही बोला जाता है तलछटी चट्टानें। अवसादी, अवसाद जमा होता है इसके अंदर। ठीक है, जैसे ही जल के साथ में बहकर आता है अवसाद, अवसाद के बीच में अन्य चीजें भी पाई जाती है जो धीरे धीरे जमा होती रहती है और बाद में जो वही अवसाद है धीरे धीरे किसका रूप ले लेते हैं बच्चों? चट्टानों का। और उन्हीं चट्टानों में खनिज पाए जाते हैं, उन्हें क्या बोला जाएगा? अवसादी या तलछटी चट्टानों में पाए जाने वाले खनिज। इसके अंदर कौन सा, किस प्रकार से पाए जाते हैं? इसमें निर्माण कैसे होता है? क्षैतिज परतों में निक्षेपण, संचयन व जमाव का परिणाम है। अवसादी चट्टानों में किस प्रकार से? क्षैतिज, निक्षेपण, संचयन व जमाव के रूप में पाए जाते हैं। जैसे कोयला और कुछ अन्य प्रकार के लोह अयस्क का निर्माण लंबी अवधि तक अत्यधिक उष्ण व दबाव का परिणाम है। अवसादी चट्टानें, अवसाद जमा हो जाते हैं, नदियों के साथ में लाए गए तलछट के रूप में। ठीक है, और फिर धीरे धीरे जैसे ही ऊपर दबाव पड़ता है और नीचे से गर्मी, उसकी वजह से जो कोयला व अन्य कुछ जो लोह अयस्क है उनका निर्माण वहां पर होता है। इसके अंदर कौन से प्रमुख है भाई अवसादी चट्टानों में? जिप्सम, पोटास, नमक, ठीक है, और सोडियम। ये सभी है जो तलछटी चट्टानों में पाए जाते हैं और इनका निर्माण विशेषकर शुष्क प्रदेशों में वाष्पीकरण की प्रक्रिया के फलस्वरूप होता है। ठीक है, वाष्पीकरण की प्रक्रिया के जो प्रक्रिया उसके फलस्वरूप क्या होगा? नमक प्राप्त होगा, पोटास प्राप्त होगा और जिप्सम। जैसे नमक प्राप्त करते हैं पानी को सुखाकर, ठीक है, तो वहां पर वो नमक वहां पर कैसे आया? तलछट के द्वारा, यानी कि पानी के द्वारा बहकर आया, अवसाद के रूप में जमा हुआ और अवसाद के रूप में जमा होने पर उसको क्यारे के रूप में बना लिया और जैसे ही वाष्पीकरण की प्रक्रिया हुई और पानी उड़ गया और पीछे क्या रह गया बच्चों अपने पास? पोटास, नमक और जिप्सम। ये है जो कायंत्रित अवसादी चट्टानों पाए जाते हैं। एक तो ये रूप है और दूसरा रूप है अत्यधिक दाब और जमाव के कारण है जो यहाँ पर जो खनिज है जमा हो जाते हैं। ठीक है, अगला है धरातलीय चट्टानों के अपघटन से। जो धरातल पर चट्टानें होती हैं उनके अपघटन या अपक्षय या फिर कह सकते हैं अपर्दन। ठीक है बच्चों, इनके माध्यम से निर्माण होता है। एक अन्य विधि है धरातलीय चट्टानों का अपघटन। चट्टानों के घुलनशील तत्वों को अपघटन के उपरांत अयस्क वाली अवशिष्ट चट्टानें रह जाती है और बॉक्साइट का निर्माण इसी प्रकार से होता है। किसी स्थान पर चट्टान या धातु पाई जाती है, मान लो, ठीक है, वहां से अपरदन हो रहा है, धीरे धीरे अपरदन होता जा रहा है। अंत में साथ में जो शेल तो टूटकर चली जाती है, चलती जाती है और अंत में केवल धातु रह जाती है। और उसी प्रकार का उदाहरण है एक बॉक्साइट। बॉक्साइट का निर्माण कैसे होता है? चट्टानों के घुलनशील तत्वों के अपरदन के उपरांत जो अपशिष्ट भार है उसको त्यागते हुए अंत में जो चीजें रहती है वो कहलाती है बॉक्साइट। उसके बाद में चौथा जो प्रकार है जहां से आधार पर पाया जाता है वो है पहाड़ी क्षेत्रों में घाटी के तल में खनिजों की उपलब्धता। पहाड़ियों के आधार व घाटी तल में रेत, जलोढ़, यानी कि जो पहाड़ियां है या कोई घाटी है उसके तल पे यहाँ पर जो रेत पाई जाती है बच्चों, ठीक है, उसके अंदर है जो कुछ खनिज पाए जाते हैं। इनमें से प्राय ऐसे खनिज होते हैं जो जल द्वारा घर्षित नहीं होते। इस प्रकार के खनिजों में सोना, चांदी, टिन व प्लेटिनम प्रमुख है। और इन्हें क्या कहा जाता है बच्चों? प्लेशर निक्षेप, जो नदी के द्वारा जल के साथ में बहकर पाए जाते हैं और बिल्कुल महीन महीन छोटे छोटे कणों के रूप में पाए जाते हैं, उन्हें प्लेशर निक्षेप कहा जाता है। और इनमें से मुख्य से कौन से हैं? सोना, चांदी, टिन। ठीक है बच्चों, अगला है महासागरीय जल में खनिजों की उपलब्धता। जो महासागर का जल है उसके अंदर भी खनिज पाए जाते हैं। उसमें कौन से हैं? महासागरीय जल में विशाल मात्रा में खनिज पाए जाते हैं, जिसमें सामान्यतः नमक, मैग्नीशियम, ब्रोमाइन, ठीक है, इनका जो अधिकतर है समुद्री जल में ही ये बहते रहते हैं। और महासागरीय तली में मैग्नीज, पचिकाओं के उपस्थिति पाई जाती है। ये इंपॉर्टेंट है बच्चों कि मैग्नीज महासागरीय तली में कैसे पाया जाता है? पचिकाओं के रूप में, मतलब कि इनकी छोटी छोटी ग्रंथियां होती हैं उसके रूप में मैग्नीज वहां पर वो इकट्ठा होता है तलछट के रूप में। अगला प्रश्न है भारत में पाई जाने वाली लोह अयस्क पेटी
कहाँ कहाँ पर लौह अयस्क के प्रमुख क्षेत्र है उनकी बात करते हैं। तो लौह अयस्क एक आधारभूत खनिज जैसे पहले पढ़ा अपन ने, जैसे कोयले की तरह, और औद्योगिक विकास की रीढ़ की हड्डी है। ठीक है बच्चों, औद्योगिक विकास है, कोई भी उद्योग लगाना हो आपको लौह अयस्क की आवश्यकता ही पड़ेगी, उसके बिना आप उद्योग नहीं लगा सकते। और भारत में लौह अयस्क के विपुल भंडार है। देश में उच्च कोटि का लोहांश युक्त लौह अयस्क के मात्रा में भारत धनी है। और भारत में पाई जाने वाली प्रमुख पेटियां, पहली जो प्रमुख है वो है उड़ीसा झारखंड पेटी, लौह अयस्क पेटी उड़ीसा झारखंड। यहाँ पर हेमेटाइट किस्म का लौह अयस्क पाया जाता है और इसके लिए उड़ीसा की मयूरभंज व आकार जिलों में बादाम पहाड़ की खानें, फेमस कौन सी लौह अयस्क के लिए? उड़ीसा की मयूरभंज व बादाम पहाड़ की खानें, ठीक है, वो प्रसिद्ध है। और झारखंड की बात करें तो झारखंड के सिंहभूम जिले में गुआ व नुआ मंडी की खानें, फेमस कौन सी बच्चों? गुआ व नुआ मंडी की खानें झारखंड लौह अयस्क के लिए प्रसिद्ध है। और दूसरी मयूरभंज व बादाम पहाड़ उड़ीसा, इस क्षेत्र के अंदर लौह अयस्क पाया जाता है। अगली जो पेटी है वो है दुर्ग बस्तर चंद्रपुर पेटी। ठीक है बच्चों, अगली कौन सी है? दुर्ग बस्तर चंद्रपुर पेटी। इसमें लौह अयस्क की पेटी है महाराष्ट्र से छत्तीसगढ़ तक फैली हुई है, जो महाराष्ट्र से लेके ठेठ छत्तीसगढ़ तक बच्चों ये जो पेटी है फैली हुई, इसके अंदर बहुत ही अधिक लौह अयस्क पाया जाता है। लेकिन प्रसिद्ध ये है गुआ नोवा मुंडी और मयूरभंज और बादाम पहाड़, ये लौह अयस्क की प्रसिद्ध खाने भी है। अगला है लोहनगढ़ के बस्तर जिले में छत्तीसगढ़ की बेलाडीला पहाड़ियाँ। अभी से पहले मैंने आपको बताया था बेलाडीला की पहाड़ियाँ, ठीक है, ये लौह अयस्क के लिए प्रसिद्ध है। उत्तम कोटि का हेमेटाइट लौह अयस्क पाया जाता है। यहाँ पर कौन सा पाया जाता है? बेलाडीला की खाने से लौह अयस्क हेमेटाइट। और इसका निर्यात अपन कहाँ करते हैं बच्चों? जापान को किया जाता है। प्रश्न ये बनता है इसके अलावा छोटा प्रश्न की वह कौन सा क्षेत्र है या कौन सी जो लौह अयस्क है या खनिज है उसका निर्यात विशाखापट्टनम पत्तन से किया जाता है। ठीक है, तो वो होगा बच्चों लौह अयस्क बेलाडीला की खानों से हेमेटाइट निकाला जाता है और विशाखापट्टनम पत्तन से जापान व दक्षिण कोरिया को निर्यात हम कर देते हैं। अगला है प्रसिद्ध वेल्लारी चित्रदुर्ग चिकमंगलूर तुकमुरू पेटी तुमकुर। ठीक है, वेल्लारी चित्रदुर्ग चिकमंगलूर और तुमकुरू पेटी, ये कर्नाटक राज्य के अंदर है। ठीक है, और इस पेटी में लौह अयस्क की एक बहुत बड़ी राशि है जो यहाँ पर संचित है। कर्नाटक के पश्चिमी घाट में अवस्थित कुद्रेमुख की खाने, याद रखना भाई, लौह अयस्क के लिए कुद्रेमुख की खाने, कुद्रेमुख निक्षेप विश्व में सबसे बड़े निक्षेप में से एक माने जाते हैं। कर्नाटक के कुद्रेमुख की जो लौह अयस्क की खाने विश्व के सबसे बड़ी खानों में से एक माने जाते हैं। यहाँ पर लौह अयस्क करदम स्लरी के रूप में पाइपलाइन द्वारा मंगलुरु के निकट पत्तन पर भेजा जाता है। ध्यान रखना बच्चों, इंपॉर्टेंट प्रश्न ये भी बनता है, एक छोटा प्रश्न ये बड़ा उसके साथ में इंपॉर्टेंट है कि लौह अयस्क को स्लरी बिल्कुल बुरादे के रूप में, ठीक है बच्चों, किसके रूप में? बुरादे के रूप में पाइपलाइन द्वारा यहां से इसको निकाला जाएगा कर्नाटक से, ठीक है बच्चों, इस इलाके से, और पाइपलाइन द्वारा यहां पर बंदरगाह है मैंगलोर, ठीक है बच्चों, मैंगलोर जो मंगलुरु बंदरगाह है वहां तक इसको वहां पर भेजा जाएगा उस पत्तन पर, और वहां से जो इसको वापस निर्यात कर दिया जाता है। यानी कि परिवहन के साधन में अपन पाइपलाइन वाला जब पार्ट पढ़ा था अपन ने परिवहन में, उसके अंदर अपन ने ये पढ़ा था। ठीक है बच्चों, और अगला है महाराष्ट्र गोवा पेटी। इस पेटी में गोवा और महाराष्ट्र राज्य के रत्नागिरी जिले में स्थित है। ये वाली पेटी कहाँ पर है? महाराष्ट्र के रत्नागिरी में। यहाँ से जो लोहा निकाला जाता है उत्तम किस्म का नहीं है, फिर भी दक्षता के आधार पर दोहन किया जाता है और गोवा पत्तन से निर्यात किया जाता है। प्रश्न ये सही है इसके अंदर, ये बनता है कि महाराष्ट्र गोवा पेटी से निम्न किस्म का जो लोहांश निकाला जाता है वो कहाँ से निर्यात किया जाता है? गोवा पत्तन से। ठीक है बच्चों, ध्यान रखना ये। अगला प्रश्न देखते हैं, ऊर्जा संसाधनों के संरक्षण की आवश्यकता। पहले ही मैंने बताया था संसाधनों का संरक्षण ही भावी पीढ़ी के लिए उपयोगी, और अगर बचत नहीं करेंगे तो आने वाली पीढ़ी के लिए संसाधन और विकास के लिए कुछ भी चीज़ें नहीं बचेगी। तो किस प्रकार से संसाधन कर सकते हैं, क्यों जरूरत है? ऊर्जा सभी क्रियाकलापों के लिए आवश्यक है, खाना पकाने में, रोशनी के लिए, गाड़ियों के लिए, उद्योगों के लिए, मशीनों के संचालन में ऊर्जा हर रूप से उपयोगी होती है। दूसरा है उसका क्यों जरूरत है बच्चों आवश्यकता, क्यों ये आर्थिक विकास के लिए एक आधारभूत आवश्यकता है।
आर्थिक विकास के लिए ऊर्जा है जो आधारभूत आवश्यकता है, अगर इसका संरक्षण नहीं करेंगे तो अभी वर्तमान में तो हम बहुत तेज गति से इनका दुरुपयोग करके विकास कर लेंगे, लेकिन आने वाले समय में जब हमें ऊर्जा की आवश्यकता पड़ेगी तो हम संसाधन को नहीं बचा के रखेंगे तो क्या करेंगे, आगे हमारा आर्थिक विकास न होकर विनाश होगा। ठीक है, आर्थिक विकास के लिए आधारभूत राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था के प्रत्येक सेक्टर, कृषि, उद्योग, परिवहन सब क्षेत्रों में यूज होगी। तीसरा है स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद क्रियान्वित आर्थिक विकास की योजनाओं को चालू रखने के लिए ऊर्जा की बड़ी मात्रा में आवश्यकता है। जब देश आज़ाद हो उसके बाद में बहुत सारे उद्योग लगाए जो राष्ट्रीय महत्व के थे, वो देश को आर्थिक विकास के साथ साथ लोगों को रोजगार भी उपलब्ध करा रहे थे। उन सभी उद्योगों को चालू रखने के लिए भी हमें ऊर्जा के संरक्षण की आवश्यकता है। अगला है पूरे देश में ऊर्जा के सभी प्रकार के उपभोग धीरे धीरे बढ़ रहा है। जैसे जैसे देश विकास कर रहा है हर क्षेत्र में आर्थिक विकास हो रहा है। आर्थिक विकास होने के साथ ही जो गांव और शहरों के बीच में विशेष दूरी नहीं रही है, और गांव में भी आजकल वही संसाधन और साधन लोग यूज करने लगे हैं जो शहर वाले करते थे। इसीलिए उन सभी चीज़ों का उपभोग बढ़ने के कारण संसाधनों का संरक्षण जरूरी है। अगला है ऊर्जा संरक्षण के क्या उपाय, किस तरीके से अपन उपाय कर सकते हैं। ऊर्जा विकास के सतत पोषणीय मार्ग को विकसित किया जाना चाहिए। सतत पोषणीय विकास को जो है विकसित किया जाना चाहिए, अर्थात ऊर्जा का संरक्षण करना चाहिए और नवीकरणीय संसाधनों का प्रयोग बढ़ाना चाहिए। ऐसे संसाधनों का प्रयोग बढ़ाना है जिससे कि ऊर्जा वापस जल्दी जल्दी प्राप्त हो सके, जैसे सौर ऊर्जा है, वायु ऊर्जा है, भूतापीय ऊर्जा, इन सभी का उपयोग बढ़ाना चाहिए। इसके अलावा है ऊर्जा के सीमित संसाधनों का न्याय संगत उपयोग के लिए सावधानी पूर्वक उपागम अपनाना। उदाहरणार्थ एक जागरूक नागरिक के रूप में हम यातायात के लिए निजी की अपेक्षा सार्वजनिक वाहन का उपयोग करके, जब प्रयोग न हो रही तो बिजली को बंद करके और विद्युत की बचत करके यूज कर सकते हैं। जैसे कि मान लो कोई व्यक्ति एक जगह ड्यूटी जा रहा है, उसी घर से या उसी पड़ोस से दो व्यक्ति और वहां जा रहे हैं, तो उनको पर्सनल कार ने ले जाके या मोटरसाइकिल ने ले जाके सभी को मिलके एक या तो सरकारी वाहन का यूज करना चाहिए या फिर उसके अलावा सभी को मिलके एक ही गाड़ी में जाना चाहिए। उस प्रकार से ऊर्जा की बचत कर सकते हैं। दूसरा तरीका बता रखा है कि आप जब प्रयोग न हो तो बिजली का बल्ब बंद करके विद्युत की बचत कर सकते हैं। अभी अगर हम रूम में नहीं है फिर भी पंखा चल रहा है, लाइट चल रही है, इन सभी चीज़ों को हम संतुलित तरीके से उनका उपयोग करके, विद्युत की बचत करके ही उसको हम ऊर्जा के जो है बचा सकते हैं। अगला है उपकरणों का प्रयोग करके और पारंपरिक ऊर्जा साधनों का प्रयोग हम अपना छोटा योगदान दे सकते हैं। पारंपरिक ऊर्जा साधनों के प्रयोग से हम अपना छोटा योगदान दे सकते हैं और ऊर्जा की बचत ही उसका सबसे बड़ा संरक्षण है। इस प्रकार हम जो ये पार्ट है उसके अंदर महत्वपूर्ण प्रश्न और बड़े और छोटे प्रश्नों का संकलन किया गया है। आशा करते हैं आपको ये पसंद आए होंगे और ऐसे ही वीडियो के लिए बने रहे हमारे साथ। जब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।